ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर वन, जैसे क्लिनिकल ऑटोप्सी और एकेडमिक ऑटोप्सी और हॉस्पिटल ऑटोप्सी इसको बोलते हैं। ये जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट हैं या डॉक्टर लोग हैं, जो कुछ अपनी एकेडमिक पर्पज़ के लिए, कुछ डिजीज़ प्रोसेस समझने के लिए जो बॉडी को डिसेक्ट करते हैं, तो उस प्रकार के डिसेक्शन को, उस प्रकार की लर्निंग जो ऑटोप्सी की जाती है उसको क्लिनिकल, एकेडमिक और हॉस्पिटल ऑटोप्सी बोलते हैं। इसमें जो मरने वाला होता है उसके रिलेटिव्स की कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, उनकी परमिशन के बाद ही ये ऑटोप्सी हो सकती है। और दूसरी बात, इस प्रकार की जो डेथ होती है, जो डेड बॉडी होती है, उसमें कोई लीगल इशू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कोई लीगल इशू इन्वॉल्व होगा तो फिर उसमें क्लिनिकल ऑटोप्सी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार की ऑटोप्सी होती है, जिसको कि हम बोलते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी या मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो ये किस किस केसेस में होती है। तो ये सर्टेन आपको पता है कि हर केस की तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई आदमी को ट्यूबरकुलोसिस है और वो अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर उसकी डेथ को सर्टिफाइड कर दें, इनको पता है इसकी डेथ जो है ट्यूबरकुलोसिस से हुई है, और उसके घर वालों को भी कोई सस्पिशियस या संदेह नहीं, ना डॉक्टर के ऊपर ना किसी और के ऊपर कि इसके साथ कोई फाउल प्ले हुआ है, तो उस केसेस में उस आदमी की ऑटोप्सी नहीं होगी। इसी प्रकार किसी और डिजीज़ से भी वो अगर उसको प्रॉब्लम है, कोई आदमी को अगर हार्ट डिजीज़ है और उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से उसकी डेथ हो जा रही है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर सर्टिफाइड कर देते डेथ को और वहाँ मेडिको लीगल पोस्टमार्टम नहीं होता। तो अब ये पोस्टमार्टम, मेडिको लीगल पोस्टमार्टम कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी डेथ में होता है, तो सबसे नंबर 1 पे आता है सडन डेथ। सडन डेथ क्या होती है? सडन नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं, कई देशों में इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। जब कोई सिम्टम अपीयरेंस और डेथ के बीच में ज़्यादा टाइम ना हो, सपोज़ सिम्टम अपीयर हुए और विदिन 1 आवर के अंदर किसी की डेथ हो जा रही है, या इंडिया में हम लोग अप टू 24 आवर पहले उसको कोई चेस्ट पेन हुआ और विदिन 24 आवर के अंदर उसकी डेथ हो गई। उसके पहले उसको ना तो कोई उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ना कोई उसका इलाज चल रहा था, ना किसी को पता था उसको कोई हार्ट डिजीज़ है, बस उसको कोई सिम्टम अपीयर हुआ और विदिन 24 आवर में उसकी डेथ हो गई। सपोज़ जैसे कोई लड़का, यंग लड़का है, 22-23 साल का है, और उसने पुलिस का भर्ती का एग्ज़ाम दिया, कल सुबह उसकी रेस होनी है और वो दौड़ने गया 4-5 किलोमीटर के लिए वहाँ पे, और वो रेस को उसमें दौड़ रहा था और अचानक उसको चेस्ट पेन होने लगा और वो गिर गया। जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो इस केसेस में क्या होगा? इस केस में मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि ये केस जो है सडन डेथ का आता है। सडन डेथ के जो मोस्टली जो केस होते हैं वो अचानक कोई हार्ट डिजीज़ की वजह से होते हैं, अनडायग्नोज हार्ट डिजीज़ या अनडायग्नोज लंग डिजीजेस, या सर्टेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जो अनडायग्नोस्ड होती हैं, उसकी वजह से जो इमीडिएट डेथ या सडन डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे फिर मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। दूसरा, ऑल सस्पिशियस डेथ। अगर कोई पर्सन है, सपोज उसको ट्यूबरकुलोसिस ही है, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन जो उसके रिलेटिव्स हैं उनको डाउट है कि डॉक्टर साहब ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, या कोई और वजह है, उनको लग रहा है कि हॉस्पिटल में किसी ने उसको पॉइज़न दे दिया है, तो अगर कोई उनको सस्पिशन है, तो फिर ऑल सस्पिशियस डेथ जो होती हैं वहाँ पे भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। जैसे कोई आदमी है, उसकी उम्र 90 साल हो गई है और वो ओल्ड एज की वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन अगर वहाँ कोई आदमी सस्पिशियस कर देता है कि नहीं, इनकी डेथ के पीछे कोई रीज़न है, इनका मर्डर हो सकता है, इनको कोई पॉइजनिंग दी जा सकती है या कोई और दूसरी वजह है, तो वहाँ पर भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। तो सडन डेथ और सस्पिशियस डेथ हो गई। तीसरे नंबर पे आती है कि डेथ, ब्रॉड डेथ। ब्रॉड डेथ का मतलब क्या हुआ? कोई आदमी घर पे तो ठीक था और उसको लेके अस्पताल के लिए गए, निकले, उसकी हालत ख़राब हुई, उसको अस्पताल के लिए ले गए और अस्पताल पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो अब उसके बारे में नहीं पता है उसकी डेथ किस प्रकार से हुई है, तो यहाँ पर भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद बारी आती है डेथ ऑन अराइवल। आदमी घर से निकला, एकदम ठीक ठाक था, हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ पर भी ठीक था, जब तक वहाँ डॉक्टर लोग आते उसको देखते तब तक उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। बस ब्रॉड डेथ से इसमें इतना ही अंतर है कि वो जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आया वहाँ वो कुछ फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट तक जिंदा रहा। इसके अलावा ऑल डेथ जो कि डायग्नोसिस से पहले उनकी डेथ हो जाती है। आदमी हॉस्पिटल पहुँचा और उसको उसका उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन अभी उसका डायग्नोसिस फाइनल नहीं हुआ था, उसके पहले उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में भी क्या होगा? मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जितनी भी कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन है,
उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो, छत से गिर गया हो, रोडवे एक्सीडेंट हो, रेलवे एक्सीडेंट हो, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, पैर फिसल के गिर गया हो, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट, उन सारे एक्सीडेंटल केस में मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। उसके अलावा ऑल सुसाइडल डेथ, आप किसी ने फांसी लगा ली हो, हैंगिंग कर ली हो, ड्राउनिंग कर ली हो, और या फिर उसने कोई शार्प वेपन से अपनी रिस्ट कट कर ली हो या कट थ्रोट इंजरी कर ली हो जिससे उसकी डेथ हो गई हो, एक्सीडेंट जिसको कि हम सुसाइडल डेथ बोलते हैं, तो ऑल सुसाइडल डेथ में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। इसके अलावा फिर ऑल होमिसाइडल डेथ, यानी मर्डर के केस हैं, किसी ने उसको मारा है, किसी पर डाउट है, किसी ने उसको गन शॉट इंजरी है, शार्प वेपन से इंजरी है, तो ये जितनी भी डेथ होती हैं जो होमिसाइडल, जिनको होमिसाइड बोलते हैं, तो ये सारी होमिसाइडल डेथ की भी मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा ऑल दैट ड्यू टू बाय एनिमल, जैसे हम जानते हैं कि जो सारी एनिमल जो से अगर किसी कोई डेथ होती है तो एक तरीके से वो एक्सीडेंटल डेथ की कैटेगरी में ही आ जाती है। जैसे सपोज स्नैक बाइट है, डॉग बाइट है, कोई वाइल्ड एनिमल है या कोई डोमेस्टिक एनिमल है, या कोई सपोज अब आवारा पशु है, उसने को टक्कर मार दी, तो उससे अगर कोई डेथ हो जाती है तो उन केसेस में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। तो मैं डॉक्टर पुनीत अवस्थी, MBBS, MD, LLB, वर्तमान में मैं विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं तैनात हूँ। तो मैं लीगल मेडिसिन के ऊपर मैं कुछ वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जैसे कि मैंने LLB भी की है, तो मेरे काफ़ी वकीलों के भी संपर्क में रहा हूँ, और जो मेरा काम है उस सिलसिले में मेरा पुलिस वालों से भी काफ़ी मुलाकात है, और मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की और पुलिस वालों की और वकील साहिबान की समस्याओं से मैं परिचित हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ये लीगल इश्यूज़ है इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा जो कि बहुत ही सिंपल भाषा में होंगे, ताकि वो सभी को समझ आ सके। और अगर इनमें से किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, तो मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर फ़ोन से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, और अगर आसपास ही हैं तो डायरेक्टली बैठ के भी हम बात कर सकते हैं, उनके कोई इशू हैं। जैसे हमारे बड़े प्रतिभाशाली वकील भाई होते हैं युवा, और नए, अब उनको डॉक्टरों से संपर्क नहीं हो पाता, या फिर उनको उस प्रकार के जैसे जो राय चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो मैं उनके चीज़ों को देख के मैं उस पर राय देने की कोशिश भी करूँगा। उनकी हेल्प इसी प्रकार से पुलिस भाइयों को भी कोई उनकी समस्या होती है इस बारे रिलेटेड मेडिको लीगल इशू को लेके, तो वहाँ पे मैं उनको गाइड करने का काम करूँगा। और मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो मैं फिर उनके लिए तो ये सब वीडियो बना ही रहा हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर आप लोग इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये जो मेरी बातें हैं समझ में आ रही हैं, अभी तो मैंने एक सैम्पल वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखिए। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं इसको भी कंटिन्यू रखूँगा, और काफ़ी लंबा वीडियो भी मैं बनाऊँगा, काफ़ी लंबी देर तक, आधा घंटा 1 घंटे तक, कोई जिसमें कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ऐसा वीडियो बनाने के भी मैं प्रयास करूँगा। अगर आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करेंगे तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। तो सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद इसको देखने के लिए। हेलो, अभी जो पिछला वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने आप लोग को बताया था कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी कौन कौन सी डेथ में की जाती है, मेडिको लीगल पोस्टमार्टम किस प्रकार की डेथ में की जाती है, सडन सस्पिशियस, ये जो ऑल चीज़ें हमने बताई थी, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं उसको। अब इस बार हम बात करेंगे कि ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी या मेडिको लीगल पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मुख्य इसके जो होते हैं 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1, हु डाइड, मतलब कौन आदमी मरा है, उसका आइडेंटिफिकेशन, पर्सन का नाम क्या है, उसको रिलेटिव पुलिस वालों ने पहचान लिया है, वो आइडेंटिफाइड पर्सन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसकी पहचानी छिपी उसका जो आइडेंटिफिकेशन किसी मारने वाले ने ख़त्म कर दी हो और हम पता चले किसी दूसरे आदमी के पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है आइडेंटिटी फिक्स करना कि जिसका हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, उसके रिलेटिव्स पुलिस वाले सब उसको आइडेंटिफिकेशन उसको कर लिया। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है कि हु डाइड।
दूसरा नंबर होता है व्हेन डाइट, कि उसकी मौत को कितना टाइम हो चुका है, टाइम सिंस डेथ। अब कई बार क्या बोलते हैं कि हमारा पेशेंट था, अस्पताल में भर्ती था आईसीयू में, और वो मरने के बाद भी उसको आईसीयू में रखे रहे। तो अब ये पोस्टमार्टम से ये चीज़ पता चल जाएगी कि उसकी डेथ को कितना टाइम हुआ। सपोज़ अगर वो रात को 8-10 बजे मर गया है और घर वालों को ये कहा गया कि नहीं वो सुबह अभी 10 बजे मरा है, तो उसके बॉडी में पोस्टमार्टम चेंजेस आने लगेंगे, जिससे कि ऑटोप्सी करते समय ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसकी डेथ के 12 घंटे हो गए हैं। तो अगर कोई हॉस्पिटल वाले ने ऐसा किया है तो वो उसमें गिल्टी उसकी प्रूफ होगी। अगर वो इनोसेंट है तो वो बच सकता है। तो व्हेन डाइट नंबर 2, पहला हु डाइट, नंबर दूसरा व्हेन डाइट, फिर तीसरी चीज़ उसमें हमको पता करनी होती है वो व्हाई डाइट। इसका मतलब काज ऑफ डेथ, कि जो पर्सन मरा उसकी क्या रीज़न है, क्यों उसकी मौत हुई है। तो काज ऑफ डेथ क्या होती है? काज ऑफ डेथ कोई इंजरी हो सकती है या फिर कोई डिजीज़ हो सकती है। सपोज उसको माइकार्डियल इन्फेक्शन से डेथ हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो सकती है। तो एनी पैथोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं या डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं उससे डेथ होगी, या फिर कोई इंजरी शार्प वेपन से उसकी डेथ हुई है, उसके गन शॉट इंजरी है, या फिर उसने हैंग कर लिया है, हैंगिंग की है, या ड्राउनिंग से उसकी डेथ हुई है। तो काज ऑफ डेथ में मोस्टली 2 चीज़ें पता करनी होती हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, काज ऑफ डेथ क्या है। अब काज ऑफ डेथ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी लिख दे डेथ इज़ ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तो दुनिया के सारे आदमी तो तभी मरेंगे जब वो सांस लेना बंद कर देगा। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट जो होता है वो कोई काज ऑफ डेथ नहीं होती, ये तो एक मोड ऑफ डेथ होती है कि जो भी आदमी मरता है वो तभी मरेगा जब उसकी सांस चलना बंद हो जाएगी। हम लोग बोलते भी हैं कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो ये तो सभी को पता होता है कि जब हार्ट फंक्शन और ब्रेन फंक्शन और क्या बोलते हैं लंग फंक्शन बंद हो जाए तो डेथ होती है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कोई काज ऑफ डेथ नहीं है, ये एक मोड ऑफ डेथ है, जिसको विचट ने बताया था कि ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्रेन फंक्शन। तो ये काज ऑफ डेथ में क्या होता है? काज ऑफ डेथ में सिर्फ हमको ये पता करना पड़ता है कि वो किसी डिजीज़ से मरा है या उसकी कोई इंजरी है। तो ये 2 चीज़ों को हम काज ऑफ डेथ बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि वेयर डाइड, कि जो पर्सन उसकी डेथ कहाँ पे हुई है। वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है कि घर में उसकी डेथ हुई है, या वो अकेले रह रहा था अनअटेंडेंट उसकी डेथ हुई है, कोई वहाँ था नहीं और उसकी डेथ हो गई। अगल बगल पड़ोस वालों ने जब उनको बदबू आने लगी या कुछ उन्होंने नोटिस किया दिख नहीं रहा, तब खोला तब पता चला उसकी डेथ हो गई है। तो ये वो, या फिर उसको कहीं क्राइम सीन में उसकी बॉडी मिली, कहीं रोड किनारे मिली, या उसको मारा कहीं और गया था, फेंक दिया जाके जंगल में या किसी नदी नाले में फेंक दिया जाके। तो उस केसेस में हमको सीन ऑफ क्राइम का भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है पुलिस वालों के साथ मिल के, या पुलिस वालों को क्लू देने पड़ते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे हमको एविडेंस मिलते हैं। और फिर जो 5वां चीज़ होती है वो हमें पता करनी पड़ती है हाउ डाइट, कि आदमी कैसे मरा था, मतलब मैनर ऑफ डेथ। कोई भी आदमी कैसे मरेगा? या तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से गिर गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गया है, या फिर वो सुसाइड कर ली, कट थ्रोट इंजरी कर ली, रिस्ट कट कर ली, फांसी लगा ली, तो या तो सुसाइड से मरेगा या फिर वो होमिसाइडल डेथ। होमिसाइड का मतलब कि किसी आदमी ने उसको मार दिया है, मतलब मर्डर का केस है। तो ये चीज़ हमें माइनर पता करना पड़ता है। तो कई बार हम इसको ईज़िली याद करने के लिए फार्मूला हम लोग बना लेते हैं कि 1 हस्बैंड एंड 4 वाइफ। तो जैसे 4 बार डब्लू आया है, हु डाइड, व्हेन डाइड, उसके बाद वाई डाइड एंड वेयर डाइड एंड हाउ डाइड। उसके बाद जो हमारा 6वां ऑब्जेक्टिव होता है इसका, वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो उसने कपड़े पहने हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उसमें कोई ब्लड स्टेन है या कोई ऐसी चीज़ें, हेयर फॉलिकल्स हैं जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब बॉडी का डिसेक्शन हो जाता है तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अगर किसी का उसकी काज ऑफ डेथ कोई माइकार्डियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम उसका हार्ट जो है उसको प्रिजर्व कर देते हैं पैथोलॉजिकल जांच के लिए, जहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसकी जो डेथ है वो एमआई से हुई है कि नहीं हुई है। इसी प्रकार कोई लंग में पैथोलॉजी या ट्यूबरक्लोसिस, लंग में एडिशन है, तो हम लंग को भेज देते हैं जब वहाँ पे जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में, जहाँ से उसको बता सकता है। और कोई इंजरी है तो उसके बारे में तो हम ही लोग ओपिनियन दे देते हैं। तो ये हमारे 6 जो होते हैं उसके उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी के जो हैं इन 6 चीज़ों को पता करने के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं। नंबर 1 हु डाइड, व्हेन डाइड, वेयर डाइड और वाई डाइड और हाउ डाइड एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी कब होती है और दूसरा मेडिको लीगल ऑटोप्सी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं।
इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अधिकतर जो ऑटोप्सी होती है उसमें पुलिस इंक्वेस्ट होती है। जो 90% ऑटोप्सी होती है उसमें पुलिस इंक्वेस्ट होती है। अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इसके रूल और रेगुलेशन फिक्स किए गए हैं कि ये ऑटोप्सी के पूरे प्रोसीजर क्या है। तो जब भी किसी अननेचुरल डेथ, सस्पिशियस सडन डेथ की सूचना किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है, मोस्टली पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसको पुलिस आईओ बोलते हैं, अनुसंधान अधिकारी बोलते हैं, तो जब उसको किसी इस प्रकार की डाउटफुल डेथ की सूचना मिलती है या वो खुद पता करता है क्राइम सीन में किसी की डेथ हुई होती है, तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है। ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे कि एसडीएम, एडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई और दूसरे प्रकार के मजिस्ट्रेट जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया है। तो सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, सबसे पहले उनको अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत सबसे पहले नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है और फिर उसके बाद वो जहाँ पे भी डेड बॉडी होती है वहाँ के लिए वो प्रोसीड करता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ के दो रिस्पेक्टेबल पर्सन को बुलाता है और उनसे कहता है कि एक रिक्वेस्ट को तैयार करता है। इसको पंचनामा रिपोर्ट बोलते हैं। इसी पंचनामा रिपोर्ट को इंग्लिश में हम पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और इस पंचनामा रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वही सारी चीज़ें जो कि हमने बताया था कि मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि उसमें उसको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि हु डाइड। तो उसमें जो जो पंच लोग आते हैं, जो दो रिस्पेक्ट, दो या दो से अधिक पर्सन हो सकते हैं, कम से कम दो होने चाहिए, तो वो ये बताते हैं कि किसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, या उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद इसकी मौत कब हुई है इसके बारे में भी वो अपनी राय उसमें दर्ज करते हैं। इसके बाद कि इसकी डेथ कहाँ हुई थी, वो यहीं मरा था, घर पे मरा था, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी, या उसकी बॉडी यहाँ पे मिली थी। फिर उसकी डेथ क्यों हुई थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, या उसने सुसाइड किया था, या किसी ने उसको मार दिया है। तो इस प्रकार की जानकारी वो उसमें देते हैं। उसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई वेपन या कोई दूसरी सस्पिशियस मटेरियल है, कोई पॉइजन किसी है या कोई पॉइजनस सब्सटेंस है जो उसके पास बरामद हुआ है, उसका से मिला है, तो उसको वो कलेक्ट करके पुलिस वालों को सौंपते हैं। तो इस प्रकार से जब वो पूरी रिपोर्ट अपनी बना लेते हैं, जिसमें नाम, उनके हिसाब से काज ऑफ डेथ, उनके हिसाब से टाइम सिंस डेथ, उनके हिसाब से कि इसकी डेथ कहाँ पे हुई है, और उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और पुलिस वाला फिर उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ता है। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो होता है, जो कि सब इंस्पेक्टर लेवल के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, जब वो उसको पढ़ लेता है और अगर उससे सहमत होता है तो उसमें साइन कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये पंच लोग होते हैं, जिनको पंच बनाया जाता है, उनका खुद का कुछ मोटिव होता है और वो पुलिस को गुमराह करना चाहते हैं या पूरी कार्रवाई को वो सही ढंग से नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो कुछ गलत जानकारी दे देते हैं। सपोज़ जैसे कि वो आदमी है, उसकी उम्र 50 साल है, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं, उसकी एज तो 25 साल है। उसके ऊपर कई कट इंजरी के निशान हैं, शार्प वेपन से उस पे हमला हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, उसकी डेथ तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। तो ऐसे में वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? अब चूँकि जो ये जो पंच होते हैं, ये रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं और पुलिस वालों के पास ऐसा कोई पावर नहीं कि इनसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाई जा सके। तो इस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर जो होता है उस पंचनामा रिपोर्ट पे साइन नहीं करता है और खुद एक रिपोर्ट को तैयार करता है, जिसको डेड बॉडी चालान कहते हैं। तो ये मात्र 10% केस में ही होता है जहाँ पे कि जो जो पंच लोग हैं उनकी जो राय है वो पुलिस वालों से अलग हो। तो फिर ऐसी कंडीशन में पुलिस अपनी खुद की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें वही सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, काज ऑफ डेथ, आइडेंटिफिकेशन, इन सब के बारे में पुलिस ऑफिसर जो होता है आईओ, वो अपनी राय वहाँ पे दर्ज करता है और साइन करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों पेपर लेके, जो पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट है या पंचनामा रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, और डेड बॉडी चालान अगर है तो उसको साथ में लेके, और फिर वो एक रिक्विजिशन लेटर तैयार करता है, जिसमें वो किसी मेडिकल अफसर से या ऑटोप्सी सर्जन से ये रिक्वेस्ट करता है अपने इलाके के ऑटोप्सी सर्जन से कि वो इसकी ऑटोप्सी करके सही काज बताने की कृपा करें। तो जब ये तीनों लेटर जब किसी मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर के पास आ जाते हैं, तो उन तीनों पेपर को लेने के बाद ही वो फिर डेड बॉडी का निरीक्षण करता है और पंचनामा से में जो जानकारी दी गई है और जो उसकी बॉडी है उसका मिलान करता है। अगर उसको लगता है कि जो डेड बॉडी में जो इंजरी लिखी हुई हैं या जो भी प्रकार की मौत की संभावना व्यक्त की गई है वो सही है,
तो फिर वो आगे पोस्टमार्टम करने के लिए प्रोसीड करता है। लेकिन कई रेयर मामलों में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे उसको भी वही लगता है कि जो कि पंचनामा रिपोर्ट है उसमें कुछ गलत जानकारी दी हुई है, उसमें 4 की बजाय 6 इंजरी लिखी हुई हैं, उसमें काज ऑफ डेथ कुछ अलग दी हुई है जबकि डेथ उसकी किसी और प्रकार से हुई है। तो ऐसी कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर को बुला के उस रिपोर्ट को सही करवाने के लिए कहता है। अगर सपोज़ पुलिस ऑफिसर उसमें अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं या असमर्थता जाहिर कर देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पंच लोग मानने को तैयार नहीं है जो पंच नियुक्त किए गए हैं, तो इस कंडीशन में वो डॉक्टर क्या करेगा? तो इस कंडीशन में उस डॉक्टर के पास इमीडिएटली वो तुरंत ही जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको फ़ोन द्वारा सब चीज़ की सूचना देता है या किसी अन्य प्रकार से उसे संपर्क साध करके उनको इमीडिएटली मर्चुरी में बुलाता है और उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो इसका दोबारा से पंचनामा कर दें, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इसकी कर दें। तो जो मजिस्ट्रेट साहब जब आते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसका फिर दोबारा से पंचनामा करते हैं और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये तो अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में हो गया। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस खुद ही इन्वॉल्व होती है। सपोज़ कोई पुलिस फायरिंग में डेथ हो गई, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई या फिर जैसे कोई डाउरी डेथ है, विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज किसी वुमेन की डेथ हो गई या उसने सुसाइड कर ली। तो ऐसे केसेस में जो इस विशेष प्रावधान है जिसमें कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है अंडर सेक्शन 176(1) के तहत फिर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। तो ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन करते हैं? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे एसडीएम, डीएम या फिर एडीएम या फिर राज्य सरकार द्वारा इस द्वारा निर्मित किए गए अन्य मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदमी नियुक्त किया गया हो मजिस्ट्रेट बना के, वो फिर इस इंक्वेस्ट को करते हैं। इसको हम बोलते हैं जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ये होती है सेक्शन 176(1) के तहत। इसके अलावा कुछ और भी केसेस होते हैं जहाँ पे कोई आदमी पुलिस कस्टडी से डिसअपीयर हो चुका हो या पुलिस कस्टडी में उसके साथ कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ किसी वुमेन के साथ, सब मेनली वुमेन के साथ। तो ऐसी कंडीशन में ये देखा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये काफ़ी आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनकी जो टेंडेंसी होती है एक दूसरे को हेल्प करने की होती है। तो इस परिस्थितियों में न्याय पूरी तरीके से मिल पाए जो विक्टिम है, तो इस कंडीशन में नया अमेंडमेंट किया गया है और एक नया सेक्शन जोड़ा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिसका नंबर है 176(1)A। तो इसमें जो इंक्वेस्ट होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं और इनके पास एलएलबी की डिग्री इनके पास होती है। ये लॉ फील्ड के होते हैं और केस देखते हैं। तो फिर इस केसेस में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो इंक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो मेडिकल ऑफिसर होता है या जो टॉप सर्जन होता है वो पूरा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इंटरनल एक्सटर्नल सारे एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद फिर ये जो रिपोर्ट होती है वो पुलिस वाले को हैंड ओवर कर दी जाती है। पुलिस वाले उस रिपोर्ट को ले जाके उसकी एक चार्जशीट बनाते हैं और उस चार्जशीट को जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको हैंड ओवर कर देते हैं और फिर वो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है वो उस केस को जैसा भी वो केस है जितनी उसकी सज़ा हो सकती है, अगर वो मर्डर केस है तो सेशन कोर्ट में उसको दाखिल कर देता है। अगर सपोज लेसर अमाउंट का उसमें होना है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको सबमिट कर देता है 7 ईयर से। अगर कम पनिशमेंट होने वाला है, कोई एक्सीडेंट डेथ है तो वहाँ पे उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको सबमिट कर देता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो रूल एंड रेगुलेशन है जिससे कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है और ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जो कि 174 सीआरपीसी पुलिस इंक्वेस्ट